जैसलमेर बस अग्निकांड में मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषित किया मुआवजा। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि घोषित की गई। 3 या फिर अधिक की मौत वाले परिवारों को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। वहीं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अगर एक ही परिवार में 3 मौतें हुई हैं तो उस परिवार के सदस्यों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। जैसलमेर बस अग्निकांड में मुआवजे का ऐलान राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से घोषित किया गया है और मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बांसवाड़ा टूटी रोड पर जनहित याचिका, कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारी को लगाई फटकार। जिला अधिकारियों की लापरवाही पर न्यायालय ने दिखाई सख्ती। सड़कों की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोतवाल का अहम फैसला। बागीदोरा न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुनाया है बड़ा फैसला। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। जर्जर सड़कों को लेकर कोर्ट ने 7 दिन में मरम्मत करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सभी खराब सड़कों की 7 दिन के अंदर की जाए मरम्मत के बाद की गई फोटोग्राफ न्यायालय में पेश करें। जनहित याचिका हरीश कलाल और नवल किशोर मिश्रा ने दाखिल की थी याचिका और इस पर कोर्ट ने कहा कि संदेश जनता की जिंदगी से जुड़ा है, खिलवाड़ नहीं चलेगा। तो सड़कों की जर्जर अवस्था को लेकर बांसवाड़ा में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए सड़कों की जल्द मरम्मत कर उसकी तस्वीरें जारी करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं जम्वा रामगढ़ में गैस सिलेंडर में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। रसोई में खाना पका रही महिलाओं की चीख पुकार सुनकर मौके पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, जहां पर ग्रामीणों की मदद से जलते हुए सिलेंडर को बाहर फेंका गया। वहीं यहां पर प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली है, जिसमें सूचना के बाद भी स्थानीय प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। तो जम्वा रामगढ़ में सिलेंडर ने आग पकड़ी। स्थानीय लोगों के सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ, हादसा होते होते टल गया, लेकिन यहां पर भी प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली है। महिलाएं जो खाना बना रही थी उनकी चीख पुकार सुनकर यहां पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं नोहर के शहरी गौरव पथ पर टायरों के ढेर हटने से रास्ता चौड़ा नजर आने लगा। उपखंड अधिकारी आईएएस राहुल श्रीवास्तव के आदेश पर टायर व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने पुराने टायर और ट्यूब हटा लिए। ये कार्रवाई सेक्टर 5 के नागरिकों की शिकायत पर की गई, क्योंकि टायरों के कारण गौरव पथ सिकुड़ गया था। यहाँ पर करीब 60 रजिस्टर्ड फर्म्स पुराने टायर और ट्यूब का कारोबार करती हैं, जो देश भर में सप्लाई होता है। व्यापारियों का कहना है कि ये व्यवसाय 2000 लोगों की आजीविका चलाता है और वे 5 से 18% टैक्स देते हैं। उन्होंने प्रशासन से टायर मंडी की मांग की है ताकि उनका रोजगार बना रहे। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की समय सीमा बुधवार दोपहर 12 बजे तक दी थी। डीएपी वितरण के कारण पुलिस जाब्ता उपलब्ध न होने से अब अगले 1-2 दिन में प्रशासन पुलिस के साथ बचे हुए अतिक्रमण हटाएगा। हमने उठाना शुरू कर दिया। प्रशासन के ने कल कहा कि कल 11 बजे तक टायर उठाओ, तो हम तो अपने जो पर्सनल जगह है वहाँ पे रह गए। हम रोड से टोटल खाली कर दिए और कुछ लोग अभी भी जारी रखे हुए जो कुछ है वो उखाड़ रहे हैं। देखो 15-20 साल से अगर काम कर रहे हैं तो एक साथ में तो उठता नहीं है। जो आदेश निकला था, आदेश से पहले आपसे आग्रह किया गया था कि आप यहाँ से अपने टायर हटवाओ। हाँ, 1-2 बारी पहला भी चेतावनी दे गया कि भाई सड़क से खाली कर लियो बस साइड में। तो आप सभी लोगों ने मिलकर ये हटाना शुरू कर दिया? बिल्कुल, प्रशासन कहे कि भाई ठीक है, अपना रोड बनानी है, रोड चौड़ी करनी है, तो यहाँ बजाओ के उठा लो और साइड में कर लो। तो स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सरकार से आपने कोई मांग की है क्या? हमने अपनी मंडी के लिए मांग
वहीं भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाया है। अब देश की लगभग सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। खासकर महिला यात्रियों के लिए ये फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए ये तकनीकी पहल ने न केवल आत्मविश्वास उनका बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस कराएगी। रेल मंत्रालय द्वारा की जा रही इस पहल का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों में यात्रा करने वाले हर यात्री को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में अब ट्रेनों में जेब कतरों और चोरी जैसी घटनाओं पर भी प्रभाव होगा और प्रभावी अंकुश भी लगेगा। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా విజన్ కి కూడా ప్రత్యేకంగా నేను ప్రశంసిస్తున్నాను। साथियों, भारत के विकास के लिए आंध्र प्रदेश का विकास जरूरी है और मैं मानता हूं आंध्र के विकास के लिए रायलसीमा का विकास भी जरूरी है। आज कर्नूल की जमीन पर जो काम शुरू हुए हैं, ये रायलसीमा के हर जिले में जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी के नए दरवाजे खोलेंगे। इन प्रोजेक्ट से यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और गति मिलेगी। మిత్రులారా, భారతదేశ అభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చాలా అవసరం। అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అభివృద్ధికి రాయలసీమ అభివృద్ధి కూడా అంతే అవసరమైనదని నేను నమ్ముతున్నాను। ఈ రోజు కర్నూలు గడ్డపై ప్రారంభమైన పనులు రాయలసీమలోని ప్రతి జిల్లాలో ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాయి మరియు ఈ ప్రాంత ప్రగతికి సరికొత్త ద్వారాలు కూడా తెరిపిస్తాయి। ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఇక్కడ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మరింత వేగవంతంగా ముందుకు నడుస్తుంది। साथियों, हमें आंध्र प्रदेश के तेज विकास के लिए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हब बनाने होंगे। इसके लिए सरकार अरवक्कल और कोप्परती को आंध्र प्रदेश की नई इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी के रूप में डेवलप कर रही है। अरवक्कल और कोप्परती में निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। మిత్రులారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ వేగవంతమైన అభివృద్ధి కోసం మనం కొత్త పారిశ్రామిక కారిడార్లను మరియు కేంద్రాలని సృష్టించుకోవాలి। ఈ లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఓర్వకల్ మరియు కొప్పర్తి ఈ రెండు కొత్త పారిశ్రామిక కారిడార్స్ ను కూడా గుర్తించి అభివృద్ధి చేస్తుంది। ఓర్వకల్లో మరియు కొప్పర్తిలో పెరుగుతున్న పెట్టుబడులతో ఉపాధి అవకాశాలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి। साथियों, आज दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। इस सफलता का सबसे बड़ा आधार है आत्मनिर्भर भारत का विजन। हमारा आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की सफलता का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। మిత్రులారా, నేడు ప్రపంచం భారతదేశాన్ని 21వ శతాబ్దానికి ఒక తయారీ కేంద్రంగా చూస్తుంది। ఈ విజయానికి అతిపెద్ద పునాది మన ఆత్మనిర్భర్ భారతదేశం యొక్క విజన్। ఆత్మనిర్భర్ భారతదేశం సాధించడానికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక కీలక కేంద్రంగా మారబోతుంది। साथियों, कांग्रेस सरकारों ने आंध्र प्रदेश की क्षमताओं की उपेक्षा करके पूरे देश का नुकसान किया था। जो राज्य पूरे देश को आगे लेकर जा सकता था, उसे खुद अपने विकास के लिए संघर्ष करने की नौबत आ गई। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సామర్థ్యాన్ని విస్మరించి మొత్తం దేశానికే నష్టం చేశాయి। మొత్తం దేశాన్ని ముందుకు నడిపించగలిగినటువంటి శక్తి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉంటే, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మాత్రం తన సొంత అభివృద్ధి కోసం పోరాటం చేసుకునేటటువంటి దుస్థితి కలిగింది। मुझे खुशी है कि अब एनडीए सरकार में आंध्र की तस्वीर बदल रही है। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत बन रहा है।
आंध्रा में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తాలూకా మొత్తం ముఖ చిత్రం మారుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దేశానికి ఒక సరికొత్త శక్తిగా అవతరించబోతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తయారీ మరియు తయారీ రంగం కూడా శరవేగంగా అభివృద్ధి ఈ రోజు చెందుతున్నాయి. निम्मलुरु में एडवांस नाइट विजन फैक्ट्री का आरंभ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। इस फैक्ट्री से नाइट विजन उपकरणों, मिसाइलों के लिए सेंसर और ड्रोन गार्ड सिस्टम बनाने का भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। यहां बने उपकरण भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी नई ऊंचाई देंगे और अभी ऑपरेशन सिंधु। वहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस 2023 की मेरिट लिस्ट में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सौरभ अग्रवाल ने 340वीं रैंक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फल फ्रूट की रेहड़ी चलाने वाले पिता लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल की मेहनत और बेटे की लगन ने यह साबित कर दिया कि बुलंद हौसलों के सामने हालात बाधा नहीं बन सकते। सौरभ की इस उपलब्धि ने न केवल परिवार और बल्कि पूरे रामगढ़ कस्बे का मान बढ़ाया है। आरएएस परिणाम घोषित होते ही सौरभ ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। उत्साह भरी आवाज में उन्होंने कहा कि पापा मैं आरएएस बन गया हूं। ये सुनते ही लक्ष्मण प्रसाद की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सौरभ अग्रवाल आरएएस में चयनित युवा हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं बस्ती की ग्राम पंचायत बराला में 2 बहनों ने एक साथ आरएएस परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शीलू धाबाई ने परीक्षा में एमबीसी कैटेगरी में दूसरी रैंक प्राप्त की है, जबकि नीतू धाबाई ने 6वीं रैंक हासिल की है। दोनों बहनों की सफलता की खबर मिलते ही बराला गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर और फूलों की माला पहनाकर दोनों का स्वागत किया। वहीं करौली में इस वक्त वार्ड पार्षदों और नगर परिषद सभापति के बीच कड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है, जिसमें नाराज पार्षदों ने नगर परिषद सभापति राजरानी शर्मा के प्रतिनिधि सुशील शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड पार्षदों ने स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि सुशील शर्मा ने नगर परिषद में भ्रष्टाचारी मचा रखी है, जिसमें उन्होंने 8 महीने के कार्यकाल के दौरान वार्ड्स में कोई विकास कार्य नहीं किया है। मामला तो 3 दिन से सबकी निगाह में है कि मामला क्या चल रहा है। मामला एक ही है कि जो हमारे मौजूदा सभापति महोदय हैं उन्होंने यहाँ अपनी मनमानी चला रखी है। अच्छा, आज उनको बने हुए 1.5-2 साल हो गई। उन्होंने और वार्डों में तो 1 पैसे का काम नहीं करा और अपने भाई भतीजा मामा फूफा सब मतलब अपने मिला के और उन्होंने 50 लाख का काम सैंक्शन करा लिया है। और कहने को जब बात आगे बढ़ी, मेंबर ये चाहते थे कि आपने अपने स्वयं के में क्यों करा लिया, सब पार्षदों को काम होना चाहिए था, तो उसको तो उन्होंने दरकिनार कर दिया और उस पर तानाशाही ज़्यादा लाई और मेंबरों ने कहा था उनसे फूड़ बने से और बात करने लग गए, तुम बढ़वे हो, तुम कैसे चले आए हो, तुम्हारा क्या वजूद है, तुम्हारा क्या मतलब, इस तरह की भाषा जो शोभनीय नहीं है मतलब आम आदमी के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक तीर चला दिया वो सनातन धर्म वाला, उसको धर्म से जोड़ दिया मतलब उस बात को, और ये कह दिया कि मदन मोहन जी की सड़क के लिए ये लोग वो कर रहे हैं विरोध। मैं मतलब मुसलमान हूँ। और अब खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां पर एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया और एसडीएम मोहित कासनिया की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान एसपी इंदौलिया ने दीपावली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात कही। वहीं लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने, यातायात के नियमों का पालन करने की बात कही गई। बैठक में खुशबू कंसारा ने देवी देवताओं के फोटो लगे पटाखों के विक्रेता को पाबंद करने की मांग की है, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और थाना भीनमाल पर जो पेंडिंग पत्रावली है उनके निस्तारण के संबंध में मीटिंग ली गई। इसके अलावा जो मुकदमों में वांछित अपराधी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास को देखा गया और उनके जल्द निस्तारण के लिए सीओ भीनमाल और एसएचओ रामसीन, एसएचओ बागोड़ा, एसएचओ भीनमाल उनको निर्देश दिए गए।
इसके अलावा थाना भीनमाल पर आगामी त्योहारों के मद्देनज़र सीएलजी और शांति समिति की मीटिंग ली गई। सीएलजी और शांति समिति के मेंबर्स द्वारा जो सुझाव दिए गए उन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा के आसीन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संगठन सर्जन अभियान बैठक में पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे। कार्यकर्ताओं ने मेवाड़ा पर वंशवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेवाड़ा के परिवारवाद के कारण पिछले 33 सालों से आसीन विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव निर्मल मेघवंशी ने बताया कि मेवाड़ा नए कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं देते और नगर पालिका, पंचायत समिति जैसे पदों पर अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं। कार्यकर्ताओं ने ट्रांसफर और अन्य कार्यों में पैसे लेने के भी आरोप लगाए। बैठक में धीरज गुर्जर के समर्थन में नारे भी गूंजते नजर आए। वहीं खैरतल तिजवारा के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल का एसडीएम मनीष जाटव ने औचक निरीक्षण किया है, जहां पर उन्होंने जनरल वार्ड, इमरजेंसी लेबर रूम, दवाई वितरण कक्ष और वैक्सीनेशन रूम समेत सभी प्रमुख हिस्सों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनके उपचार और व्यवस्था की जानकारी ली गई। एसडीएम ने कहा कि अस्पताल में रिक्त पदों का जल्द भरा जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। धौलपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल 19 वर्षीय युवक के खेत से घर लौटते समय यह हादसा हुआ, जिसमें युवक 11 केवी विद्युत करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद परिजन युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक और सुरक्षित वातावरण में मनाने को लेकर पदमपुर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त बैठक नगरपालिका परिसर में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, नगरपालिका ईओ और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में दीपावली के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और बाजारों में भीड़ नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि दीपावली के दिन 3 दिनों तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतया रोक रहेगी, ताकि बाजार क्षेत्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। साथ ही मुख्य बाजारों में पटाखा बिक्री पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं बांसवाड़ा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने आनंदपुरी, अर्थूना, गढ़ी और प्रतापपुर अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। आनंदपुरी के कागलिया मोड़ पर बिना नाम के एक निजी क्लिनिक में अव्यवस्थाएं मिलने पर उसे सील कर दिया गया। संचालक को 3 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी चार्ट, मरीजों से फीडबैक और लेबर रूम की जांच की गई। गुरुवार को स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर राठौर ने शहर में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और जिला अस्पताल के रामाश्रय वार्ड का निरीक्षण किया गया। उनके साथ डॉक्टर राहुल डिंडोर, डॉक्टर पीके वर्मा और लोकेश शर्मा मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मिनी सचिवालय के पास राजू धोबी को 22.97 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच थानाधिकारी कृष्ण कुमार को सौंपी गई। पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बारां जिले के अंता विधानसभा में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर स्वीप टीम ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ संवाद कर मतदान की शपथ दिलाई। ब्लॉक स्वीप प्रभारी चंद्रवदन गौतम ने जाति, धर्म और प्रलोभन से ऊपर उठकर मतदान की अपील की है। टीम सदस्य ओम मेरोठा और सुरभि खंडेलवाल ने वोट की महत्ता और ताकत बताते हुए 11 नवंबर नोट करने और निर्भय होकर वोट करने का नारा लगवाया। साथ ही निर्वाचन आयोग के ऐप्स वोटर हेल्प, केवाईसी सक्षम और सी विजिल की जानकारी भी दी गई। और अब खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से, जहां पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार
ग्राम पंचायत करड़वाली में 1 दिवसीय ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। शिविर की अध्यक्षता रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने की, जिसमें राजस्व विभाग ने 72 वर्षों से प्रतीक्षारत खातेदारी के मामलों का निपटारा करते हुए 2 लाभार्थियों को खातेदारी की सनद प्रदान की। इनमें दोनों को खातेदारी को अधिकार पत्र सौंपे गए, जिससे दोनों परिवारों को कई वर्षों के बाद अपनी जमीन पर आधिकारिक हक मिला। वहीं कठुमर विधायक रमेश कीची ने खेड़ली नवीन तहसील भवन रोड से सौखर 33 केवी GSS तक 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही पेयजल समस्या को 2 साल में विभिन्न योजनाओं से हल कर कठुमर विधानसभा क्षेत्र को विकास में अव्वल बनाएंगे। शिलान्यास समारोह में सौखर ग्राम पंचायत प्रशासक भजनलाल खींची, ग्राम विकास अधिकारी हितेश शर्मा, PWD के अधिशासी अभियंता फूल सिंह, सहायक अभियंता सतीश गुर्जर, कनिष्ठ अभियंता मोहित खंडेलवाल समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी द्वारा जब प्रथम बजट प्रेषित किया था तो उन्होंने पूरे अलवर जिले के लिए और खासतौर से कठुमर विधानसभा क्षेत्र की कई जो समस्याएं थी पुरानी, उन समस्याओं के लिए और विकास के हेतु तमाम गांवों को, ढाणियों को जोड़ने के वास्ते ग्राम पंचायत मुख्यालय को और पंचायत समिति, तहसील और शहर खेड़ली को जोड़ने के वास्ते बहुत सारी सड़कें, मैं समझता हूँ उनको यदि अमाउंट का लगाया जाए तो अरबों रुपए में मतलब ये सड़कों का एक तरह से जाल बिछेगा। लोगों की मांग थी, लोगों का संकल्प था। हम सबका विधानसभा के जब चुनाव चल रहे थे तो लोगों का मैंने देखा कि 15 वर्ष से मैं दूर था, तब लोगों का जितना जो